हिंदुस्तान में जब आज़ादी की तहरीक की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम कांग्रेसी रहनुमाओं का आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और इसी तरह के बहुत सारे रहनुमा, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस का भी आता है जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। लेकिन बहुत सारे नाक़दीन का ख़्याल है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के किरदार को या कम्युनिस्टों के किरदार को वो जगह नहीं मिलती तारीख़ी तौर पर जो उनको मिलनी चाहिए। 1920 में 20-21 में तश्कील पाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें एम.एन. राव ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उसका हिंदुस्तान की आज़ादी के हवाले से बड़ा अहम किरदार है। और ख़ुद कांग्रेस में भी ऐसे रहनुमा जिनके ख़यालात इश्तराकी थे, उन्होंने हिंदुस्तान की फुल इंडिपेंडेंस में या मुकम्मल आज़ादी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होती थी जिसमें इश्तराकी ख़यालात या कम्युनिस्ट ख़यालात के लोग होते थे। कहा जाता है कांग्रेस के एक इजलास में सबसे पहले उन्होंने ही, जिनमें मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमार आनंद का नाम लिया जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले ये रेज़ोल्यूशन पास की। कुछ लोगों का ख़्याल है ग़ालिबन ये 1921 में अहमदाबाद के इजलास में पेश की गई, जिसको कांग्रेस ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। लेकिन कम्युनिस्ट ख़यालात के मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमार आनंद बुनियादी तौर पर इस तहरीक के महरिक समझे जाते हैं जिन्होंने फ़ुल आज़ादी का मुतालबा किया। इसके अलावा भगत सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि वो और उनके साथियों ने सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया और फुल इंडिपेंडेंस का मुतालबा किया, क्योंकि कांग्रेस एक तवील अरसे तक डोमिनियन स्टेटस की मांग करती रही और बहुत बाद में जाकर इसने फुल इंडिपेंडेंस का नारा लगाया। हालांकि पार्टीशन प्लान या जो जो भी 47 में पार्टीशन हुआ उसके तहत मोर और लेस इनको डोमिनियन स्टेटस ही दिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि बुनियादी तौर पे ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का खौफ था, जिसकी वजह से बरतानिया ने, जहाँ बहुत सारे दूसरे अवामिल थे जिसकी वजह से बरतानिया को हिंदुस्तान से भागना पड़ा, वहाँ एक खौफ कम्युनिस्ट इनकलाब का भी था। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो रही थी। मिसाल के तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ मज़दूरों में, किसानों में, तलबा में, ट्रेड यूनियंस में बड़े पैमाने पर काम किया और 1946 में तकरीबन 1629 हड़तालें हुई हैं जिसमें कम्युनिस्टों का बड़ा अहम किरदार था। और इन हड़तालों में तकरीबन 19 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने किसान महाज पर भी काम किया और तकरीबन 37-38 में इनकी किसानों की जो मेंबरशिप थी, जो किसान फ्रंट था, उसकी 6 लाख के करीब मेंबरशिप थी, जो एक ही साल में तकरीबन 8 लाख हो गई। तकरीबन 2 साल का उसमें इज़ाफ़ा हुआ और कम्युनिस्टों ने एक टाइम तक, एक तवील अरसे तक जो है वो फुल आज़ादी की मांग की और जो बरतानवी नौआबादियाती रियासत थी उसके ढांचे को पैरालाइज़ किया। और कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि ख़ुद कांग्रेस ने इन हड़तालों को जो है वो कौमी मफादात के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ करार दिया। कम्युनिस्ट पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने, क्योंकि सोवियत यूनियन ने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अमेरिका और बरतानिया और दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर फ़ाशिस्ट जर्मनी का मुकाबला करेंगे, तो इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लाइन चेंज की और उन्होंने आज़ादी के मुतालबे को किसी हद तक पस-ए-पुश डाल दिया। कुछ कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने इस गलती पर जो है वो अफ़सोस का भी इज़हार किया और एतराफ़ किया कि ये उनकी गलती थी और उनको हिंदुस्तान की रियलिटीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिस्टों का ये दावा है कि यही पोजीशन तकरीबन इससे पहले जो थी वो कांग्रेसी रहनुमाओं की थी। बाद में कम्युनिस्टों ने ये रियलाइज़ किया कि फ़ाशिस्ट जो है वो बड़ा डेंजर हैं, लेकिन कांग्रेस के रहनुमा 1941 से पहले यही बात कहते थे कि फ़ाशिस्ट ज़्यादा बड़ा ख़तरा हैं। और गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, उसकी एक वजह अंदरूनी भी थी। बैरूनी वजह ऑफ़ कोर्स ये थी कि बरतानिया जंग में मुलव्विस था और कमज़ोर पड़ रहा था तो इसलिए गांधी जी ने किया। लेकिन अंदरूनी वजह ये थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत को कम करें
और क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी रहनुमा सैकड़ों की तादाद में और उनके कई कारकुनान जो है वो उनको जेलों में जाना पड़ा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर बाद में अपने रवैये पे नज़र-ए-षानी किया और बाद में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इस पर अफ़सोस का भी इज़हार किया। लेकिन जब तक सोवियत यूनियन इस जंग में दाख़िल नहीं हुआ था, उस वक़्त तक कम्युनिस्ट पार्टी ने खुलकर इस पर बात की, फुल आज़ादी के हवाले से बात की, हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की बात करने वालों में कम्युनिस्ट थे। बाद में भगत सिंह और उनके जो रफ़ीक़-ए-कार थे या उनके कॉमरेड्स थे, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो बातचीत की और इसका फुल इंडिपेंडेंस का मुतालबा किया। एक तवील अरसे तक डोमिनियन स्टेटस की जो माँग थी, वो कांग्रेस की माँग रही और ये प्रेशर था बुनियादी तौर पे कुछ कम्युनिस्टों की वजह से और कुछ सुभाष चंद्र बोस की आर्मी की वजह से, जिसकी वजह से बगावतें भी हुईं और जो सेलर्स की बगावत थी, नेवी में बगावत थी, वो मशहूर थी। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक उसमें 20,000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा एयर फ़ोर्स में भी इस तरह के आसार थे कि जो नौआबादियाती रॉयल एयर फ़ोर्स थी, उसमें भी जो है वो बगावत के आसार थे और लाज़िमी बात है और बहुत सारे मटीरियल फैक्टर्स भी थे कि जिसको कांग्रेस ने फिर वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया। ढाई मिलियन के करीब जो है वो हिंदुस्तानी लड़ने के लिए गए थे, जिसमें से खाली 8 लाख कहा जाता है कि वो वापस आए और बिल्कुल इसी तरह मिलियंस की तादाद में लोगों को बेरोज़गार किया गया क्योंकि जंग के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार मिला और बड़ी तादाद में मास प्रोडक्शन हो रही थी। लेकिन जंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मिलियंस ऑफ लोगों को जो है वो बेरोज़गार किया गया, वो भी एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए। तो ऑफ़ कोर्स हिंदुस्तान की आज़ादी में कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस का और दूसरे रहनुमाओं का बड़ा किरदार था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट ख़यालात रखने वालों का भी इस आज़ादी में बहुत अहम किरदार था और कई मुफ़क्किरीन का ख़्याल है कि उस किरदार को वो हैसियत दी जानी चाहिए जिसकी ये पार्टी जो है वो मुस्तहिक है।